दोस्तों, मैं विपिन कुमार एग्जाम पर ऑफलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने कल व्यंजन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का अध्ययन किया था कल, जिसके 3 प्रकार थे। स्पर्श व्यंजन, दूसरा था अंत्येष्ट व्यंजन, तीसरा था आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हमने ये कल जो व्यंजन का जो अध्ययन किया था वो उच्चारण के आधार पर किया था, लेकिन आज हम उन्हीं व्यंजनों को, 33 व्यंजनों को हम कुछ दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और दूसरा होगा आपका ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से 100% 1 या 2 नंबर का निश्चित आता है। 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई रोकने वाला नहीं होता है। एग्जाम में आने के लिए यूपी टेट में 110% आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, हम किसके आधार पे पढ़ेंगे आज? श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं श्वास के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जो कल हमने जो अध्ययन किया था वो उच्चारण के आधार पे था, लेकिन आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसके आधार पे कर रहे हैं? वो श्वास वायु के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पे कर रहे हैं? श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन, और दूसरा आपका होगा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, नंबर 1 होगा अल्प प्राण व्यंजन, नंबर दूसरा होगा आपका महाप्राण व्यंजन। ठीक है, क्योंकि हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? श्वास वायु के आधार पे पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन और नंबर दूसरा क्या होगा? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो जो अल्प प्राण व्यंजन है या महाप्राण व्यंजन है, इन दोनों में एक कॉमन चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? जो प्राण शब्द है ये कॉमन मिल रहा है। तो हमने प्राण को क्या काम किया? बाहर निकाला, जिसका तात्पर्य होता है वायु। क्या होता है? वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। और अल्प का अर्थ होता है कम, और महा का अर्थ होगा अधिक। महा का अर्थ क्या होगा आपका? अधिक, और अल्प मीन्स होगा कम। प्राण का यहां पे अर्थ है वायु। ठीक है, कहने का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में गले से कम वायु निकलती है वो कैसे होंगे? वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में गले से कम श्वास वायु बाहर निकलेगी वो कैसे होंगे? वो अल्प प्राण। क्योंकि अल्प में होता है कम, प्राण में वायु। कहने का मतलब इसमें वायु कैसी निकलेगी? कम निकलेगी। तो वो व्यंजन कैसे होंगे? वो व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से महाप्राण व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ महा में अधिक है, प्राण में वायु है। कहने का मतलब इसमें कुछ श्वास वायु अधिक निकलेगी। ठीक है, इसमें क्या है? अल्प प्राण की अपेक्षा श्वास वायु कुछ अधिक निकलती है, इसलिए इन्हें क्या नाम मिला? महाप्राण व्यंजन कहा गया। ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। तो आगे देखते हैं।
हमने कोई भी व्यंजन लिखा, मान लीजिए हमने अल्प प्राण व्यंजन का कहाँ गया? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा हमें खेद हुआ 2 मिनट का, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो आगे देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे, इनका उच्चारण करने में, इनका उच्चारण करने में, इनका उच्चारण करने में गले से कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां अक्षर तथा य व र ला अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, इनका उच्चारण करने में गले से या मुख से कम वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, अल्प प्राण व्यंजन कहा गया। अगर बात की जाए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम अक्षर तथा य व र ल अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखते हैं, हमने कोई भी एक वर्ग लिखा, मान लीजिए हमने लिखा, इसी प्रकार से हम पहले महाप्राण व्यंजन को देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, किसको देखेंगे, महाप्राण व्यंजन को।
तो हमने दूसरा नंबर डाला, महाप्राण व्यंजन। क्या डाला हमने? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, इनका उच्चारण करने में, इनका उच्चारण करने में गले से अल्प प्राण की अपेक्षा श्वास वायु कुछ अधिक निकलती है, कुछ अधिक निकलती है, कुछ अधिक निकलती है। ठीक है, इनका जब उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु है वो अल्प प्राण की अपेक्षा कुछ अधिक निकलती है। अगर बात की जाए कि कौन कौन से वर्ड होते हैं तो कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा अक्षर, दूसरा एवं चौथा अक्षर एवं श और क्या आ जाएगा आपका? हा। महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा जो महाप्राण व्यंजन होते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो अल्प प्राण की अपेक्षा जो मुख्य जो श्वास वायु होती है वो कुछ अधिक निकलती है। बात की जाए कौन कौन से होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। इसके साथ साथ आपका श हो गया, श हो गया, सा हो गया और हा हो गया। जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? उनको भी महाप्राण व्यंजन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनका थोड़ा। जैसे हमने कोई एक वर्ग लिख लिया, हमने लिख लिया का वर्ग। कौन सा लिख लिया? का वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, हमने लिखा चा वर्ग। क्या लिखा? चा वर्ग। ठीक है, और क्या लिखा हमने? टा वर्ग। आगे क्या लिखा हमने? ता वर्ग। आगे क्या लिखा? पा वर्ग। ठीक है, हमने कल बताया था का वर्ग को हम कु भी बोलते हैं, चा वर्ग को चू भी बोलते हैं, टा वर्ग को टू भी बोलेंगे, ता वर्ग को तू भी बोलेंगे और पा वर्ग को। ठीक है, ऐसा मैंने कल आपको बताया था। इसको हम चू बोल सकते हैं, इसको हम टू बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम तू बोल सकते हैं और इसको हम पू बोल सकते हैं। इनको उदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित। जैसे कु हुआ, चू हुआ, टू हुआ, तू हुआ, पू हुआ, इनको क्या नाम मिला? उदित। उदित के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो हमने का वर्ग के वर्णों को लिखा का, खा, गा, घ, अंगा और चा, छा, जा, झा और या। इसी प्रकार से टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, आपका ढा हो गया और ड़ा हो गया, आपका ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। तो ये बताया गया
प्रत्येक वर्ग का ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण और ये चौथा, ये पांचवा वर्ण है, यही तो है ना। ये पहला वर्ण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो ये बताया गया जो ये वर्ण हो गए, ठीक है, ये या फिर ये वाले, ये क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण, ठीक है। जो हमने जो गोले में कर दिया है इनको क्या नाम मिला? अल्प प्राण कहा गया, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अर्थात 135। हम इसको ट्रिक के रूप में क्या कर सकते हैं? 135। हम ट्रिक में इसे क्या बोल सकते हैं? 135 अल्प प्राण। 135 अल्प प्राण कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा अक्षर कैसा होगा? आपका अल्प प्राण होगा। बाकी के जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो महाप्राण कहलाएंगे। तो ये क्या हो गए? ये वाले व्यंजन आपके क्या हो गए? महाप्राण, ठीक है। और ये भी क्या हो गए आपके? महाप्राण, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 24 होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो महाप्राण कहलाता है। और 135 क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। सभी लोग अपने मुख से हाथ लगाएं इस प्रकार से। जैसे हमने मुख से हाथ लगाया, पहले बोलो क, फिर बोलो ख, फिर बोलो ग, फिर बोलो घ, फिर अगा। फिर अपने आप पता चल जाता है कि किसमें वायु कम निकल रही है, किसमें ज्यादा निकल रही है। बोल के देखियो, हमने बोला क ख, तो का की अपेक्षा खा में श्वास वायु को ज्यादा निकल रही है। फिर हमने बोला घ, ग में कुछ कम हो जाती है। और फिर बोला घ, घ में कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अंगा में कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार से चा छा जा झा, यहाँ का हमने उच्चारण किया च छ च छ ज झ। तो कहने का इसमें कम निकले, इसमें ज्यादा निकले, इसमें कम निकले, इसमें ज्यादा निकले, इसमें कम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे का वर्ण होगा, चाहे वो टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? आपका अल्प प्राण कहलाएगा। बाकी का जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो महाप्राण कहलाएगा। क्लियर हुआ ना? इसके अलावा हमने लिखा या, वा, रा और ला, ठीक है। ये कौन सा प्रत्याहार हो जाता है? ये यड़ प्रत्याहार होता है। कौन सा होता है? यड़ प्रत्याहार। ये कैसे वर्ण हो जाते हैं? इसमें अल्प प्राण, ठीक है। इसमें देखो मुख से हाथ लगाओ सभी लोग, बोलो य, व, र, ल। कम श्वास निकल रही है क्योंकि कम ताकत लग रही है। इसके अलावा अगर हम इनको देखेंगे तो शा हुआ, शा हुआ, सा हुआ और हा हुआ, ये कौन से प्रत्याहार में आ जाते हैं? शल। किस प्रत्याहार में आ जाते हैं? शल प्रत्याहार में आ जाते हैं। इसलिए क्या हो गए? महाप्राण हो गए। क्या हो गए? महाप्राण व्यंजन हो गए। क्लियर हुआ दोस्तों? इतना बताइए, ये सारे वर्ण कैसे हो जाते हैं? आपके महाप्राण हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं? ये महाप्राण हो जाते हैं। ये वाले जो हैं ये किस में आएंगे? आपके महाप्राण में आएंगे। और ये वाले अल्प प्राण में आएंगे। या वाला अल्प प्राण कहलाएंगे और ये वाले क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। क्लियर हुआ ना? समझ में आया सभी को? ये आपका, ठीक है। ट्रिक क्या होती है महाप्राण की? महाप्राण व्यंजन की यही ट्रिक होती है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा अक्षर अर्थात 24 महाप्राण कर लो या 135 अल्प प्राण कर लो, आपको याद हो गया। इसके अलावा भी एक और ट्रिक होती है, बहुत सिंपल ट्रिक होती है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है।
तो इनकी एक ट्रिक और होती है जिसमें हम देखते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी वो और देख लीजिए। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कौन सी ट्रिक होगी। ठीक है, तो हमने ट्रिक में लिखा जिन व्यंजनों के साथ H का प्रयोग होता है वह महाप्राण होते हैं, वह महाप्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के साथ H का प्रयोग होता है वह महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे महाप्राण एक तरफ लिख लो, एक तरफ मान लीजिए महाप्राण लिखा और एक तरफ हमने क्या लिख लिया, अल्प प्राण लिख लिया। क्या लिख लिया, अल्प प्राण लिख लिया। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको रूपांतरण करेंगे तो इसमें देखो H बनती है, इसमें H नहीं बनती है, इसमें H नहीं बन रही है, कहीं भी इसमें H बन रही है। इसलिए जिन व्यंजनों के साथ किसका प्रयोग हो जाए, आपका H का प्रयोग हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं। देखते हैं, हमने कोई भी एक वर्ग लिखा, मान लीजिए हमने लिखा का खा गा हो गया, आपका घा हो गया और अंगा हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें बनी H बन रही है, नहीं बन रही है, इसमें बन रही है, इसमें नहीं, इसमें इसी प्रकार से इसमें भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो वही बताया गया जिन व्यंजनों के साथ H लग जाए, गांठ बांध लीजिए, जिन व्यंजनों के साथ H लग जाए वो महाप्राण होता है, जिनमें ना लगे वो अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से इसमें कुछ अपवाद होता है। क्या होता है, इस ट्रिक में कुछ अपवाद होता है, जैसे कि चा है आपका H आती है फिर भी ये क्या है, अल्प प्राण। चा में H आती है फिर भी ये क्या है, अल्प प्राण। और सा में H नहीं आती है फिर भी ये क्या है, महाप्राण। ठीक है, समझ में आया। अपवाद स्वरूप दो वर्ण होते हैं, चा में H आ जाती है फिर भी ये अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा, और सा में आपकी H नहीं आती है, सा में आपकी H नहीं आती है, तो ये क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। क्लियर हुआ ना, इतना सभी को समझ में आया, इतना दिखाई दिया। सा में H आती है, वो चा में H आती है फिर भी अल्प प्राण है, और सा में H नहीं आएगी फिर भी ये क्या है, महाप्राण है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जो व्यंजनों का जो अध्ययन किया था वो श्वास वायु के आधार पर किया था। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पे पढ़ेंगे, ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका होगा सघोष। क्या होगा, सघोष या घोष व्यंजन। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सघोष या घोष व्यंजन। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा, अघोष व्यंजन। दूसरा आपका क्या होगा, अघोष व्यंजन। क्लियर है ना।
इन दोनों में एक कॉमन चीज मिल रही है, घोष। देखो घोष इसमें भी आ रहा है, घोष इसमें भी आ रहा है, तो हमने क्या काम किया, घोष को अलग निकाल लिया। घोष का तात्पर्य क्या होता है, गूंज या कंपन। गूंज सदैव ध्वनि में होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कंपन भी किसमें होता है, ध्वनि में होता है। तो घोष का यहाँ तात्पर्य क्या हुआ, गूंज या कंपन। शामिश होता है सहित, क्या होता है, सहित या साथ। सा का अर्थ यहाँ पे क्या है, सहित या साथ। और आमिष क्या होता है आपका, नहीं। आमिष क्या होगा आपका, नहीं। आ एक निषेधात्मक अव्यय होता है जिसका तात्पर्य होता है नहीं। आमिष क्या होगा आपका, नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने लिखा सघोष व्यंजन। क्या लिखा, सघोष व्यंजन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, घोष का तात्पर्य गूंज या कंपन होता है और शामिल सहित या साथ। कहने का मतलब ऐसे व्यंजन जो गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं। सा का अर्थ क्या है, सहित। घोष का अर्थ गूंज, अर्थात ऐसे व्यंजन जो गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। और जिसमें किसी भी प्रकार की गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहलाएंगे, उनको कहते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। तो लिख लो, ये गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं, ये गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं। ये गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं। इन्हें घोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें घोष व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें घोष व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, घोष व्यंजन। अब देखते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर एवं या, वा, रा, ला और हा, ठीक है, सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किसमें आएंगे, सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुआ। इनका जब उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करने में मुख्य क्या उत्पन्न होगी, गूंज उत्पन्न होती है, अर्थात ये गूंज के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहा गया। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर या वाला हा क्या कहलाता है, आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। क्लियर हुआ ना। आगे देखते हैं, हमने लिखा अघोष व्यंजन। क्या लिखा, अघोष व्यंजन। अभी हमने सघोष व्यंजनों का अध्ययन किया, अब किसको पढ़ेंगे, अघोष व्यंजन को, ठीक है। इनका उच्चारण करने में गले से किसी भी प्रकार की गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इतने बड़ा जबकि हम सघोष व्यंजनों का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसमें क्या था, उनका उच्चारण करने में गले से या ध्वनि में क्या उत्पन्न होती थी, गूंज या कंपन उत्पन्न होता था, इसलिए उनको
किस नाम से पुकारा गया? सघोष या घोष व्यंजन। जबकि हम अघोष व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, आमिष नहीं, घोष में गूंज, अर्थात इनका उच्चारण करने में गले से किसी भी प्रकार की गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय अक्षर, प्रथम एवं द्वितीय अक्षर तथा श, श, श और श अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं